आज फिर पंकज बड़े गुस्से में घर आया और हमेशा की तरह अपने पिता को बुरा भला कहने लगा। दरअसल पंकज के पिता पंकज के कॉलेज के बिल्कुल सामने ही जूतों की मरम्मत करने का काम करते थे, लेकिन पंकज इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता था। उसने कई बार अपने पिता को मना भी किया कि या तो वह यही काम छोड़ ही दें या फिर मेरे कॉलेज के सामने ना बैठा करें, लेकिन पिता मजबूरी के कारण वहीं बैठकर जूतों की सिलाई करते। फिर एक दिन पंकज ने अपने पिता को धमकी दे डाली कि अगर आपने ये काम नहीं छोड़ा और कॉलेज के सामने बैठे ही रहे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसका पिता राम कुमार डर गया कि कहीं ऐसा ना हो, जवान बेटा है, सचमुच ही ऐसा ना कर डाले। इसीलिए रामनाथ ने बस अड्डे के सामने बैठकर यात्रियों के जूते पॉलिश करने लगे। पंकज अब काफ़ी खुश था कि अब उसे अपने पिता के कारण शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता कि ये जो सामने बैठकर जूते पॉलिश कर रहा है ये पंकज के पिता हैं, तो उसके सारे दोस्त तो उसकी बहुत मजाक उड़ाते। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने पंकज को एक पत्र दिया और कहा कि जाकर अपने पिता को दे देना। पंकज हैरान था कि प्रिंसिपल साहब ने मेरे बाप के नाम क्यों पत्र लिखा है। व्याकुल होकर उसने वो पत्र खोला तो जो कुछ उसमें लिखा था उसे पढ़कर पंकज के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि माँ अभी किचन से आई ही थी कि पंकज पैर पटकता हुआ घर में आया और अपना बैग एक तरफ रखकर अपने बेड पर लेट गया। माँ समझ गई थी कि पंकज गुस्से में है। उसने पंकज को खाने के लिए कहा तो उसने खाने से भी इनकार कर दिया। फिर पंकज की माँ कहने लगी, क्या बात है बेटा, क्यों इतना गुस्से में हो? तो पंकज अपनी माँ पर नाराज़ होते हुए कहने लगा, मैंने कितनी बार पिताजी से कहा है, आप अपना सामान यहाँ से हटा दो। कॉलेज के सामने मेरे क्लास फेलो जूते पॉलिश करवाते हैं उनसे, उनके अलावा प्रोफेसर भी जूते पॉलिश कराते हैं उनसे। ये बात अब मुझसे सहन नहीं होती। पंकज को ये बात इसलिए बुरी लग रही थी कि अगर किसी को पता चलता कि पंकज के पिता जूते पॉलिश करते हैं तो पंकज की बेइज्जती हो जाती। उसे इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं था कि उसके पिता बुढ़ापे में ऐसा काम कर रहे हैं। वह दूसरों के जूते पॉलिश करते हैं, तब जाकर ये घर चलता है। उसकी माँ सावित्री ने कहा, बेटा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारे पिता ने तुमसे वादा किया था कि वो अपनी पहचान छुपाए रखेंगे। तुम्हारे पिता को तो कोई दूसरा काम नहीं आता, इसीलिए यही काम है जो वह कर सकते हैं। इसी से वो पैसा कमा रहे हैं और इसी पैसे से उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया भी है। तुम्हारे पिता शुरू से ही वहीं बैठकर काम करते आए हैं, तो भला अब वह वहाँ से जगह कैसे बदल सकते हैं? अगर वह ये काम भी करना छोड़ दें तो फिर ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा होगा? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, तब जाकर आज तुम इस कॉलेज में पढ़ने जाते हो। पंकज ने अपनी माँ को जवाब दिया, वो उनकी जिम्मेदारी थी। मैं मानता हूँ कि पिताजी ने ये जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन अब समय बदल चुका है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काश के पिताजी भी बड़े आदमी होते, जिन्हें मैं अपने दोस्तों से मिलवाता तो मेरा सिर गर्व से उठ जाता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बेकार ही है। उसके इन शब्दों से उसकी माँ की आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी अब भी वह उसे समझा ही रही थी, बेटा ये पैसा सब कुछ नहीं होता। माल दौलत इंसान की एक परीक्षा है, जिसके पास है उसकी भी, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता जूते पॉलिश करते हैं, एक गरीब आदमी हैं, लेकिन सभी उनका सम्मान करते हैं। वह एक ईमानदार इंसान है, कभी किसी के साथ ज़िंदगी में धोखा नहीं किया। लोग उनको दिल से इज्जत देते हैं। वो ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं। इन बातों को समझने की कोशिश करो। बाकी जब तुम्हारे पिता घर वापस आ जाएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूँगी। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में ना कराएं, लेकिन वह तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारा एडमिशन उन्होंने यहाँ पर कराया और आज तुम ही उन्हें यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि उनकी वह पुरानी जगह है। सभी उनको अच्छे से जानते हैं, वहाँ उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है, लोग उनको वहाँ पहचानते हैं। लेकिन अब अगर तुम्हें अपने बाप को देखकर शर्मिंदगी होती है तो मैं उनसे कहूँगी कि वह अपनी जगह बदल लें, क्योंकि ये काम तो वह नहीं छोड़ सकते।
पंकज ने कहा, ठीक है, अच्छा यही होगा कि आप उनसे बात करें, लेकिन अगर आपने बात नहीं की तो मैं खुद पिताजी से बात करूंगा। सावित्री अपने बेटे को समझाया कि अपने पिता से कुछ ऐसी वैसी कोई बात ना करना, तुम जानते नहीं, वो सारी बातों को दिल पर ले लेते हैं। काश तुम भी अपने पिता की तरह दयालु होते तो आज ऐसी बातें कभी ना करते। कोई आदमी भी अपने काम से छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी की पहचान उसके अच्छे आचरण और उसके चरित्र से होती है। पंकज घर से चला गया, लेकिन उसकी माँ पंकज की बातों को सोच सोचकर दुखी हो रही थी। जब रामलाल घर आया और खाना खा चुका तो सावित्री ने बेटे की कही बातें उसे बताईं। रामलाल पत्नी से कहने लगा, आखिर पंकज को मेरे काम से क्या परेशानी है? सावित्री ने जवाब दिया, यही कि आप जूते पॉलिश करते हैं और आप उसके क्लास फेलोज और प्रोफेसर के जूते पॉलिश करते हो, वो भी कॉलेज के गेट के सामने। रामकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया कि मैं उसका बाप हूँ। मैंने तो अपनी पहचान छुपाई हुई है। सावित्री ने कहा, हाँ, आपने तो अपनी पहचान छुपाई हुई है, लेकिन तुम्हारा बेटा इतना बड़ा दिलवाला नहीं। उसे अब भी इस बात का शक है कि किसी न किसी को यह बात पता हो जाएगी, और अगर किसी को पता चल गया तो वह इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करेगा। रामकुमार ने दुखी मन से अपनी पत्नी से पूछा, क्या कभी मेरी परवरिश में कमी आई? क्या मैंने अपने बेटे की किसी चीज़ में कोई कमी होने दी? सावित्री ने रोकर कहा, नहीं, मैं आपकी परवरिश की, आपके प्यार की, हर उस पल की जब आप खुद भूखे रहे पर अपने बेटे को भूखा नहीं रहने दिया, मैं गवाह हूँ कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। रामकुमार बोला, तो तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है? सावित्री ने कहा, बस किस्मत की बात है, काश कि वह ऐसा ना होता, लेकिन वह हमारी इकलौती औलाद है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि उसकी खुशी की खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर तुम्हारे बेटे की खुशी इसी में है कि तुम कॉलेज के सामने बैठकर जूते पॉलिश ना करो, तो तुम उसकी इस बात को मान लो। रामकुमार कहने लगा, नहीं, पंकज जब तक खुद मुझसे बात नहीं करेगा मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से घर के खर्च पूरे हो रहे हैं, तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। यही काम करके मैंने अपने बेटे को पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, इसी में हमारी रोज़ी रोटी है। अब ये काम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसी काम से मेरी पहचान है, और उस जगह को तो मैं नहीं छोड़ सकता जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ग्राहक मिलते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं। कभी मुझसे उनको शिकायत नहीं मिली। रामकुमार ने कहा कि अगर वह वहाँ से चला गया तो कॉलेज के प्रोफेसर शहर भर में उसे ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि वह सिर्फ जूते पॉलिश नहीं करता था, उसका उनके साथ एक गहरा रिश्ता बन चुका था। मैं उन प्रोफेसरों और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ। मेरा उनका रिश्ता गहरा है, सिवाय तुम्हारे बेटे के, जिसे मैं जानता हूँ, जो मेरे घर में रहता है लेकिन मुझसे कोसों दूर है। अगर मेरा बेटा ही मुझे वहाँ से जाने पर मजबूर करेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आज तक मुझे वहाँ से किसी ने हटाने के लिए नहीं कहा। अपनी ज़िंदगी के 25 साल मैंने यही काम करके गुजारे हैं। रामकुमार को इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर उसने वहाँ पर बैठकर जूते सही करना छोड़ दिया तो फिर उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक नई जगह जाकर काम करना आसान नहीं। सावित्री ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि पंकज अभी बच्चा है, वो ये बातें नहीं समझेगा। इससे बेहतर तो यही है कि इस झगड़े को बढ़ाने से अच्छा है आप किसी और जगह पर काम कर लीजिए। और सच भी है, क्या पता कभी किसी को इस बारे में पता चल ही जाए, फिर पंकज के लिए मुश्किल हो जाएगी। रामकुमार ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता था तुम भी अपने बेटे की ही तरफदारी करोगी। और फिर रामकुमार पैर पटकते हुए बाहर चले गए। शाम को पंकज घर पहुंचा तो अपने पिता के अंदर आते ही कहने लगा, पिताजी, अब मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा। हालांकि रामकुमार सारी बात जानता था, फिर भी बेटे से बड़ी नरमी से पूछने लगा। रामकुमार ने अपने बेटे से कहा, बेटा क्या हुआ? वह कहने लगा, मुझे बहुत शर्म आती है जब आप कॉलेज के गेट के बाहर बैठे सबके जूते सिल रहे होते हो। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। अगर किसी लड़के को भी ये बात पता चल गई कि आप मेरे पिता हो जो जूते पॉलिश का काम करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दूंगा और अपनी जान दे दूंगा।
बेटे की इस तरह की बात सुनकर रामकुमार चौंक गया। क्या ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया। बस मैं इस बात का फैसला कर चुका हूँ। रामकुमार हैरान था। वह हैरान इस बात पर था कि उसका बेटा इस हद तक चला जाएगा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं ये काम छोड़ दूँ? पंकज ने कहा, आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो मैं इस काम को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप ये काम नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह चले जाइए। यह आपका मुझ पर एहसान होगा। बेटे की बातें पिता के दिल पर तीर की तरह लग रही थी, लेकिन दोनों ही माता पिता अपने औलाद के प्यार के आगे कमज़ोर थे। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में करते हुए रामकुमार कहने लगा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे तुमसे इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर कोई बात नहीं, रोज़ी देने वाला तो वह है, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी इन सब बातों पर पछतावा ज़रूर होगा। और शाम को रामलाल कॉलेज के गेट के सामने गया। वहाँ से अपना सामान उठाया। उसका दोस्त रमेश, जिसका कुछ ही दूरी पर जूस की छोटी सी दुकान थी, उसने अपने दोस्त रामकुमार से पूछा, क्या हुआ और ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ से जाने का इरादा है क्या? रामकुमार ने कहा, हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुमसे बता रहा हूँ। मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं यहाँ से छोड़कर कहीं और जाऊँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मैं अपनी मजबूरी भी तुमको नहीं बता सकता। ये सुनते ही रमेश चौंक पड़ा और नाराज़ होते हुए कहने लगा, पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं। अचानक यहाँ से जाने की तुम्हें क्या सूझी? कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यही समझूंगा कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। रामकुमार बोला, ऐसी बात नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इतने साल हमने एक साथ गुजारे हैं। जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने एक दूसरे से बांटे हैं। तुम्हें याद होगा, एक बार जब मेरा काम बिल्कुल भी बंद हो गया था तो तुमने मुझे अपने चाय के ढाबे पर एक अलग स्टॉल बनवा कर दे दिया था, लेकिन मुझे तो अपना यही काम पसंद था। तुम नाराज़ हुए थे और फिर बाद में मान भी गए थे, और कुछ ही दिनों बाद मेरा काम फिर से चलने लगा था। रमेश मुस्कुराते हुए रामकुमार का कंधा पकड़कर कहता है, दोस्त, मुझे सब कुछ याद है। तुमने किस किस जतन से अपने परिवार को पाला है और अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे हैं। तुम खुद भूखे रहे हो, पर अपने बेटे पर गरीबी की तपिश कभी पड़ने नहीं दी। मुझे तो सब कुछ पता है, तो फिर आज ऐसा क्यों हो गया, मुझे बताओ। रमेश ने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए रामलाल से फिर से पूछा, हाँ तो बताओ, ऐसी क्या वजह है कि तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो? मैं जानता हूँ, कॉलेज के सारे प्रोफेसर और यहाँ के स्टूडेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वे तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यूं उनसे जुदा हो जाना, उनसे दूर होना इतना आसान नहीं। रामकुमार ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो रमेश, हमारा तुम्हारा दौर और था। कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन ईमानदारी बड़ी होती थी। पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। वही इज़्ज़तदार है जिसके पास बड़ा बिजनेस है। हमारे जैसे छोटे मोटे काम करने वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। दरअसल मेरे बेटे को मेरे काम पर एतराज़ है। उसे मेरे इस व्यवसाय से आपत्ति है। बस इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। रमेश ने कहा, अच्छा तो ये बात है। उसे अभी ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, और ऐसे कैसे वह तुम्हें यहाँ से हटने को कह सकता है? तुमने उसे पाला है, ना कि उसने तुम्हें। ये काम कर दिया है, ये काम करा कर दिया है, और ये जगह दी है। आने दो उसे, मैं पंकज से बात करूँगा। तुम अपने बेटे को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते? मैं उसे बताऊँगा। रामकुमार ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी कोई बात मत करना। यहाँ इस शहर में कुछ ही लोग हैं जो यह राज जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि पंकज को ये बात पता चले। ये एक ऐसा राज है जो मरते दम तक मैं किसी को नहीं बता सकता। वह अभी छोटा है, समय के साथ समझ जाएगा। रामकुमार सोच रहा था कि अब वह कहाँ पर बैठकर जूते पॉलिश करेगा, जहाँ ज़्यादा लोग आकर उससे पॉलिश करवाएं। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे रेलवे स्टेशन ही सबसे सही जगह लगी जहाँ वह जा सकता था। अगली सुबह पंकज कॉलेज के गेट के पास जैसे ही पहुँचा, उसने देखा कि उसका बाप कॉलेज के गेट के सामने नहीं था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसके दोस्तों ने नोट किया कि पंकज बहुत खुश है। उन्होंने पंकज से पूछा, क्या हुआ, आज बड़ी
बड़े खुश दिख रहे हो। कुछ दिन पहले तो तुम काफ़ी परेशान दिखते थे। इस पर पंकज अपने दोस्तों को कहने लगा, बस एक परेशानी थी, वह अब दूर हो चुकी है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। खैर छोड़ो। फिर वह अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ कैंटीन की तरफ चला गया। दूसरी तरफ रामलाल ने अपना सामान वहाँ से उठा लिया था और अब एक सही जगह तलाश कर रहा था कि वह अपना जूते पॉलिश करने का काम कहाँ पर शुरू करे। फिर उसने सोचा क्यों ना बस अड्डे पर जाकर बैठ जाए। वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और आने जाने वाले लोग जूते ज़रूर पॉलिश कराते होंगे। लेकिन इस सब को करने में रामलाल को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ एक दिन जब पंकज स्कूल पहुंचा तो उसकी प्रिंसिपल उसको मिले और उन्होंने एक पत्र उसके हाथ में दिया, जो कि अपने पिता को देने को कहा। वह पत्र पंकज ने प्रिंसिपल से ले तो लिया, लेकिन वह बहुत व्याकुल था कि आखिर मेरे पिता के लिए प्रिंसिपल ने इसमें क्या लिखा होगा। और इसी व्याकुलता में उसने वह पत्र खोलकर पढ़ लिया। पत्र खोलकर पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में, जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। ऐसी कौन सी सच्चाई पंकज के सामने आई जिससे वह बिल्कुल ही अनजाना था, और ऐसा क्या लिखा था उसमें कि उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। और क्या राम कुमार फिर से अपना काम जमा पाएगा? क्या होगा आगे? देखिए इस कहानी का अगला भाग। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी देखने के लिए दिल से शुक्रिया।